निहाल, अनिका और बाकी लोगों ने घबरा कर ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव द्वारा फॉर्म पर सिग्नेचर करने के बाद वंश ज्यादा अश्योर हो गया और वो तुरंत ध्रुव की तरफ बढ़ गया। उसने ध्रुव को एक जोरदार मुक्का मारा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी मानो वो एक जंगली जानवर हो। इसके बाद के कई सारे बार ध्रुव ने सक्सेसफुली डॉज कर दिए। ये देख के वंश थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ। फिर भी उसे पता था कि पिल का असर होते ही ध्रुव उसके पंचेस को डॉज नहीं कर पाएगा। अटैक करने की तो बात दूर ही थी। वंश ने अभी तक सीरियसली लड़ना शुरू ही नहीं किया था। वो बस ध्रुव की कैपेबिलिटी टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। यार तुम्हारे हाथ बहुत कोमल हैं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए वंश को टॉन्ट किया। वंश को पता था कि ध्रुव जानबूझकर उसे उकसा रहा है। वंश ने ध्रुव को इग्नोर करते हुए केडिया फैमिली की स्पेशल बॉक्सिंग टेक्निक का यूज करते हुए ध्रुव पर अटैक किया। ये टेक्निक मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग का एक परफेक्ट मिक्सचर थी, लेकिन ध्रुव अभी भी खुद को बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहा था। वंश और जास्मिन ये देखकर हैरान रह गए। ध्रुव एक अननोन बॉक्सिंग टेक्निक के सामने खुद को इतनी आसानी से कैसे डिफेंड कर रहा था। काफी देर तक ये स्टेलमेट बना रहा। जास्मिन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। पिल का असर शुरू होने का समय लगभग हो ही गया था। ध्रुव और वंश के बीच लड़ाई तेज हो गई थी, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को जल्द ही दिख गया कि वंश का अटैक धीमा हो गया है। कुछ लोगों को लग रहा था कि ऐसा करना वंश की स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी हो सकता है। वंश ने ध्रुव को धोखा देने के लिए कुछ चालें चली। फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कुराहट दिखाई दी। ध्रुव का चेहरा पसीने से लथपथ था। इतना ही नहीं, उसकी आंखें भी बहक रही थी। यह देखकर वंश मुस्कुराया। वो जानता था कि अटैक करने का मौका आ चुका है। अगले पल वंश ने बेहद तेज स्पीड से अटैक किया। ये देख के कई दर्शक एक्साइटेड होकर अपनी जगह खड़े हो गए। उन सभी को लगा कि केडिया फैमिली सच में वाइल्ड वेस्ट अलायंस को डिस्ट्रॉय करने जा रही है। ध्रुव सच में मरने वाला था। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब थी। उसे सीधे मत मारो, उसे बुरी तरह घायल करके छोड़ दो। मुझे अभी तक मजा नहीं आया है। जास्मिन ने इशारों में वंश से कहा। वो चाहती थी कि दुनिया में हर कोई ये जाने कि ध्रुव का एंड कितना सैड था। ध्रुव, अगले जन्म में याद रखना कि केडिया फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं करना है। तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। वंश ने अपनी बात पूरी करने के बाद एक छलांग लगाई और पूरी स्ट्रेंथ से ध्रुव की तरफ एक मुक्का उछाला। मैदान में मौजूद सभी लोगों की आंखें बंद थीं। वो ध्रुव की मौत के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सभी ने अपनी आंखें बंद की, अचानक उनके कानों को एक साफ आवाज सुनाई दी। ये एक तेज थप्पड़ की आवाज थी। एक थप्पड़ की आवाज। हर कोई शॉक्ड रह गया। जब लोगों ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ध्रुव वंश के सामने खड़ा था। ध्रुव ने वंश के स्पेशल बॉक्सिंग टेक्निक वाले मुक्के को डॉज करते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वंश 360 डिग्री घूम गया और इससे पहले कि वो जमीन पर खड़ा हो पाता, ध्रुव ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। बार बार थप्पड़ मारे जाने की वजह से वंश पूरी तरह हिल गया। फाइट करते वक्त सबसे जरूरी चीज टेक्निक नहीं होती, बल्कि स्पीड होती है। ध्रुव ने वंश को नसीहत देते हुए उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। थप्पड़ों की बारिश के बीच वंश ने जास्मिन की तरफ देखा। जास्मिन भी अपने सामने चल रहे सीन को देखकर हैरान थी। उसने अनिका पर अपनी नजरें गड़ा दी मानो वो उससे सवाल कर रही हो। क्या अनिका ने ध्रुव को पिल नहीं दी थी? क्या उसने ध्रुव की रेपुटेशन को अपने पेरेंट्स की जिंदगी से ऊपर रखा था? अनिका भी जास्मिन को घूर रही थी। उसे जास्मिन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो जास्मिन को देखकर मुस्कुराई। ध्रुव ने कल रात एक गिलास पानी पिया था, लेकिन आज सुबह तक भी ध्रुव के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। वंश ने जास्मिन को घूर कर देखा मानो वो उसे मारना चाहता हो। आखिर पिल काम क्यों नहीं कर रही थी? जास्मिन ने अपना फोन निकाला और वो उस इंसान से कांटेक्ट करने वाली थी जिसने उसे पिल दी थी। वो इंसान बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, लेकिन इससे पहले वो डॉक्टर को फोन मिला पाती, उसकी नजर ध्रुव की टीम पर पड़ी। उसने देखा कि डॉक्टर जसविंदर और निहाल के बगल में बैठा हुआ है। जास्मिन पूरी तरह से हैरान रह गई। अब किसी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं थी। डॉक्टर ध्रुव के आदमियों में से एक निकला। डॉक्टर ने जसविंदर को बताया कि उसने ध्रुव को नशीली पिल देने के बजाय स्टैमिना बढ़ाने वाली पिल दे दी थी। जास्मिन हैरान होकर डॉक्टर को घूरे जा रही थी। डॉक्टर ने उसे देखकर आंख मारी। उसे कभी नहीं लगा था कि उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया जाएगा। जास्मिन ने दांत पीसते हुए कहा, अनिका, क्योंकि तुम अपने माता पिता को बचाना ही नहीं चाहती हो, तो फिर अच्छा यही है कि तुम्हारे पेरेंट्स किसी शार्क का पेट भरने के काम आ जाए। जास्मिन ने मैसेज भेजने के लिए अपना फोन निकाला। अनिका की माँ को मार डालो और मुझे उसके कटे हुए सिर की फोटो भेजो। जास्मिन ने वंश के आदमी को मैसेज भेजा। वो सच में एक बहुत ही क्रूल इंसान थी। इस बीच रिंग में ध्रुव और वंश की लड़ाई अब भी जारी थी। ध्रुव, तुम्हारी मेरे खिलाफ लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? वंश ने गुस्से में आकर ध्रुव से कहा। उसकी अपनी फैमिली द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इवेंट में ध्रुव ने दूसरी बार उसकी बेइज्जती की थी।
वो सबके सामने ध्रुव से लगातार दूसरी बार हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर वो हार गया तो वो न केवल केडिया फैमिली को एम्बैरेस करेगा, बल्कि केडिया फैमिली में उसकी अपनी पोजीशन भी खतरे में पड़ जाएगी। वंश को पता था कि उसे वहां से जीत के ही जाना होगा। वंश बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसने दुनिया भर में जाके टॉप ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उसे ये मानना पड़ा कि ध्रुव भी कमजोर नहीं था। वंश को पता था कि अगर वो ध्रुव के साथ लड़ना जारी रखेगा तो वो ध्रुव का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ध्रुव इस वक्त बिल्कुल टेंशन फ्री लग रहा था। देखो, अभी भी अनिका के पेरेंट्स की जिंदगी मेरे हाथों में है। अगर तुम हार के मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि केडिया फैमिली पक्का फ्यूचर में तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेगी। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि जरा अच्छे से सोच लो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नए नए मिल सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स बदले नहीं जा सकते, ना उनकी कमी पूरी की जा सकती है। कभी सोचा है कि अनिका को अपने पेरेंट्स को खो के कैसा लगेगा? वैसे तुम चाहो तो मैं गिल फैमिली से रिक्वेस्ट करके तुम्हारी और अनिका की शादी भी करवा सकता हूँ। ऐसा होने के बाद आमरा फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी पर भी तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। वंश ने एक ही सांस में ध्रुव को कई सारे ऑफर्स दे दिए। वो डेस्परेटली चाहता था कि ध्रुव उसका कोई ना कोई ऑफर तो एक्सेप्ट कर ही ले। क्या तुमको सच में लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा? ध्रुव को महसूस हो रहा था कि वंश की बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही थी। ध्रुव को अब समझ आ रहा था कि आखिर जसविंदर ने उसे एक डेजर्ट में ले जाके ट्रेन क्यों किया था। तब ध्रुव को लग रहा था कि जसविंदर का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन अब वो मन ही मन जसविंदर को थैंक्स बोल रहा था। मेरी बात मानो ध्रुव, इस बार मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम एक मजबूत अपोनेंट हो। अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। सच बोलूं तो केडिया फैमिली को तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। वंश ने ध्रुव को अश्योर करने की कोशिश करते हुए कहा। ध्रुव जोर से हंसा। वंश को अपनी जगह का एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी। क्या तुमको लगता है कि मुझे केडिया फैमिली से पावर बोरो करने की जरूरत है? क्या तुमको लगता है कि जिन लोगों को मैं बचाना चाहता हूं उन्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? क्या तुमको लगता है कि गिल फैमिली से डील करने के लिए मुझे केडिया फैमिली की मदद की जरूरत है? अगर मैं सच में आमरा फैमिली का पैसा विरासत में पाना चाहता हूं तो क्या तुमको लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? ध्रुव ने भी एक के बाद एक क्वेश्चन वंश पर दाग दिए। सवालों की सीरीज ने वंश को कंफ्यूज कर दिया। वंश भी अंदर से जानता था कि ध्रुव को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन वंश ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने दांत पीस कर कहा, ध्रुव, तुम बहुत इगोइस्टिक हो, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारे जीतते ही अनिका के पेरेंट्स की जान चली जाएगी, और इस बात के लिए अनिका जिंदगी भर तुमसे नफरत करेगी, भले ही वो इसे दिखाए ना। इतना कहने के बाद वंश ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ध्रुव पर अटैक कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने मुक्का मारना चाहा, ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल ध्रुव ने उसे बाहर फेंक दिया। वंश ने इस रिजल्ट के लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उसने जास्मिन को देखकर आंख मारी। अब तक जास्मिन को भी एहसास हो गया था कि वंश का सच में ध्रुव से कोई मुकाबला नहीं है। वंश को अब तक फाल्गुनी और दांते ने प्रोटेक्ट करके रखा था। अकेला पड़ने पर ही आदमी की सच्ची स्ट्रेंथ का पता चलता है। इस फाइट के बाद ये कहा जा सकता था कि वंश उतना भी स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं था जितना लोग उसके बारे में सोचते थे, लेकिन अब पूरा मैदान वंश के लोगों से भरा हुआ था। भले ही रिंग के अंदर वंश ध्रुव से हार रहा हो, लेकिन अगर रिंग के बाहर वंश ध्रुव की हत्या भी कर दे तो भी ड्रुव को बचाने के लिए उसकी टीम मेंबर्स के अलावा कोई आगे नहीं आने वाला था। जास्मिन अपनी खूबसूरत लेग्स क्रॉस करके सीट पर बैठी हुई थी। आज उसने स्लिट ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपना फिगर दिखाने के लिए सिल्क स्टॉकिंग्स भी पहनी हुई थी। वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी, लेकिन अनिका के कंपैरिजन में वो कहीं नहीं टिकती थी। जास्मिन भीड़ से अलग खड़ी हुई थी। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुटकियां बजानी शुरू कर दी। आसपास के लोगों को पता नहीं था कि जास्मिन क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इशारा जिनके लिए था वो तुरंत अलर्ट हो गए। केडिया फैमिली ने स्नाइपर्स अरेंज करके रखे थे। जास्मिन उन्हें ध्रुव को गोली मारने का ऑर्डर दे रही थी। बहुत बोल रहा था ये, फाइट के दौरान टेक्निक नहीं स्पीड की जरूरत होती है। अभी चखाती हूँ तुझे टेक्निक का मजा। जास्मिन ने ध्रुव को घूरते हुए मन ही मन सोचा। वंश द्वारा पर्सनली ट्रेंड 3 स्नाइपर्स मैदान के आसपास प्लांट किए गए थे। इन स्नाइपर्स ने पहले भी वंश के कहने पर लोगों का काम तमाम किया हुआ था। पास्ट में जो कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करता था, उसका केवल एक ही अंत होता था, उसकी मौत हो जाती थी। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अनिका ने छिपे हुए स्नाइपर्स को नहीं देखा, लेकिन उसे लगा कि जास्मिन फिर से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन जास्मिन और वंश की हरकतें देखकर जसविंदर तुरंत समझ गया था कि वो स्नाइपर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जसविंदर एक बैटल हार्डन्ड फाइटर था। उसके लिए अपोनेंट्स के मूव को प्रिडिक्ट करना आसान काम था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वंश इतना गिर जाएगा कि उसने ध्रुव को मारने के लिए स्नाइपर्स प्लांट करने का सोचा। अब ध्रुव की मदद करना थोड़ा डिफिकल्ट था। मैदान का डिजाइन देख के जसविंदर ने गैस किया कि वहां पर कम से कम 3 स्नाइपर्स प्लांटेड थे। उसे रियलाइज हुआ कि ध्रुव को बचाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अगले पल एक साथ 3 गोलियां चली। गोलियों की आवाज सुनकर वंश मुस्कुराया। थोड़ी देर पहले उसने जानबूझकर खुद को ध्रुव से दूर कर लिया था। अब तक ध्रुव को मर जाना चाहिए, लेकिन वंश ने देखा कि ध्रुव जो उसके ठीक सामने खड़ा था अभी भी ठीक था। वंश ने तुरंत ऊपर देखा और देखा कि 3 स्नाइपर्स के पीछे 3 और लोग खड़े थे। 3 लोगों में से वो केवल एक औरत हेलकैट को जानता था। ये औरत डेयरडेविल किलर टीम की टॉप किलर थी। उसे वर्ल्ड की नंबर 1 फीमेल किलर माना जाता था। केडिया फैमिली ने उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उनका इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया था। पिंटू दूसरे स्नाइपर के पीछे खड़ा था। अगले पल पिंटू ने स्नाइपर की गर्दन मरोड़ दी और उसे मार डाला। तीसरे स्नाइपर के पीछे लाल रंग की ड्रेस में एक औरत खड़ी थी। वंश को याद आया कि ये वही औरत थी जिसने स्पेन इंटरनेशनल बिल्डिंग से अनिका को रेस्क्यू करके उसके प्लान को बर्बाद कर दिया था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि तीनों गोलियां ध्रुव को लगी ही नहीं, बल्कि वो सभी जैस्मिन की डायरेक्शन में मारी गई थी। किसी ने फुसफुसाते हुए पूछा, वो कौन है? हेलकैट, दुनिया की सबसे खतरनाक लड़की। जैस्मिन को उम्मीद नहीं थी कि घात लगाए बैठे तीनों स्नाइपर्स इतनी जल्दी मार दिए जाएंगे। सभी हैरान थे, खासकर हेलकैट को देखकर लोग डर गए थे। केडिया फैमिली ने एक बहुत ही खास फॉर्मेशन तैयार किया था, पर वहां मौजूद लोगों को हेलकैट के बारे में जानकारी नहीं थी। इस फील्ड में हेलकैट की रैंक बहुत ऊपर थी। वो न केवल पर्सन इन चार्ज ऑफ द फीमेल टीम ऑफ किलर्स थी, बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े किलर ग्रुप की लीडर भी थी। उसके फेम का एक और कारण भी था, वो था उसकी वर्ल्ड फेमस ब्यूटी। वहां मौजूद हर इंसान उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। साथ ही किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि हेलकैट जैसी लड़की ध्रुव की मदद क्यों कर रही थी। हेलकैट ध्रुव को बताए बिना आई थी, इसलिए अभी तक ध्रुव ने उसे एक बार भी नहीं देखा था। उसकी नजरें लाल ड्रेस में खड़ी एक लड़की पर टिक गई थी। जब ध्रुव और उस लाल ड्रेस वाली लड़की की नजरें मिली तो ध्रुव के दिमाग में एक पल के लिए कई सारे सवाल खड़े हो गए। लाल ड्रेस वाली लड़की ने भी ध्रुव की नजरों को भांप लिया था और वो जल्दी से जल्दी ध्रुव की नजरों से बचने के लिए एक तरफ हट गई। उसका पूरा शरीर लाल कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसकी गहरी आंखों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या वो मालिनी थी? वो देखने में तो मालिनी जैसी ही लग रही थी। ध्रुव सिर्फ उसकी आंखें ही देख पाया था, फिर भी वो बता सकता था कि वो मालिनी ही थी। लाल ड्रेस वाली लड़की ने जब देखा कि ध्रुव उसे घूर रहा है तो वो मैदान के बाहर की ऊंची दीवार से कूदकर डेजर्ट में गायब हो गई। ध्रुव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो महसूस कर सकता था कि उसका दिल 1 मिनट में कम से कम 200 बार धड़क रहा था। स्टेज पर अनिका ने भी ध्रुव की आंखों को देख लिया था। ध्रुव की नजरों की तरफ देखने पर अनिका को लाल ड्रेस वाली लड़की दिख गई। उस लाल ड्रेस वाली लड़की का अनिका के ऊपर एहसान था और अनिका की आंखों से ये साफ झलक रहा था। अगर ये ना होती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता, अनिका ने अपने आप से कहा। वहीं हेलकैट, जो अभी तक ध्रुव का ध्यान नहीं खींच पाई थी, उसे इस बात की हैरानी हो रही थी कि आखिर लाल ड्रेस वाली लड़की में ऐसा क्या है जो वो ध्रुव का ध्यान खींचने में कामयाब हो गई है। इसलिए उसने सीधे लड़ाई के मैदान की दीवार से कूदकर लाल ड्रेस वाली लड़की का पीछा करने का फैसला किया। हेलकैट ने खुद से कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिर कैसी दिखती है और वो ध्रुव का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कैसे कामयाब रही है। अब केवल वाइपर ही बचा रह गया था। वहाँ की सिचुएशन को देखकर वाइपर ने मन में सोचा, इन लड़कियों को समझना वाकई बहुत मुश्किल है। ध्रुव ने फिर वंश की ओर देखकर सख्त आवाज में पूछा, वंश, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह से मैं हार सकता हूँ? वंश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने होंठ दबाकर मुस्कुरा दिया। उसका पर्दाफाश हो गया था। उसे अभी भी लगता था कि ध्रुव का आज यहाँ से भागना नामुमकिन था। उसने समझदारी भरा चेहरा बनाकर कहा, मैंने उन्हें तुम्हें मारने का ऑर्डर नहीं दिया था। वंश ने थोड़ा रुक कर आगे कहा, ध्रुव, तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। हो सकता है कि वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ तक आ गए हों। तुम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? ध्रुव की आंखों में हैरानी थी। उसने बहुत से बेशर्म आदमी देखे थे, लेकिन वंश जैसा आज तक कोई कभी उसे नहीं मिला था। अगर तुम इसे मानने से भी इनकार करते हो तो कोई बात नहीं, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा।
अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका ब्रॉडकास्ट सारी दुनिया में हो रहा है। शायद तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, पर केडिया फैमिली अभी भी अपनी इज्जत चाहती है ना? वंश के पास शब्द नहीं थे। वो ध्रुव की बात सुनकर चुप हो गया। केडिया फैमिली के घर में तात्या अपने घर के बजाय कुर्क डेजर्ट में किसी सीक्रेट अड्डे पर सामने लगी स्क्रीन पर यह सीन देख रहा था। यह सब देखकर उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। उसे लगा कि वंश बहुत बेकार है। उसने वंश की मदद करने के लिए अपनी चाल भी चल दी थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वंश अनिका से शादी करने में नाकामयाब तो रहा ही, साथ में मोहनीश के अचानक सामने आ जाने से ये मामला भी सुलझ गया था। और इससे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ये था कि वंश ने अपने लोगों को ध्रुव को मारने का ऑर्डर भी दे दिया, लेकिन उसमें भी वंश बुरी तरह से नाकामयाब रहा। वंश ने पूरी केडिया फैमिली को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया था। ये सोच सोच कर तात्या गुस्से में आ गया था। उसने गुस्से से अपने सामने रखी टेबल पटक दी। तात्या के बगल में बैठे उसके नौकर ने देखा कि तात्या गुस्से में है तो वो डर गया। तात्या के बटलर ने कहा, सर, वंश ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये सब कुछ ऐसे खत्म होगा। कौन जानता था कि हेलकैट ध्रुव की मदद करने आ जाएगी। सर, क्या आप जानते हैं कि हेलकैट की किलर टीम काफी पहले बिखर चुकी थी। अफसोस इस बात का था कि वो सभी टॉप लेवल के किलर थे और हमारी फैमिली ने उन्हें हाई प्राइस पर काम पर रखने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हेलकैट अचानक फिर से सामने आ जाएगी। हेलकैट ने सारे किलर्स के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिससे सारे किलर्स जो अभी तक गायब थे वो फिर से दिखने लगे और आज वो सभी एक साथ काम कर रहे हैं। तात्या का बटलर उसे सारी बातें एक्सप्लेन करता जा रहा था। जितना ज्यादा तात्या हेलकैट को घूरता, उतना ही उसे हेलकैट पर गुस्सा आ रहा था। वो हेलकैट को खत्म कर देना चाहता था। थोड़ी देर बाद तात्या खड़ा हुआ। उसने अपना कोट पहना। बटलर ने हैरानी से पूछा, सर, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं भी वहीं जा रहा हूं, सर। बटलर ने आगे बोलने से पहले अपना पसीना पोंछा। सर, मैं आपके जैसे स्टेटस वाले शख्स को ऐसा कैसे करने दे सकता हूं? आपको क्या करने की जरूरत है? मैं जाता हूं ना, मैं वहां जाकर इसको देखता हूं। तात्या ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वंश ने आज केडिया फैमिली को शर्मिंदा किया है। केडिया फैमिली की पहले कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई है, इसलिए मुझे इससे निपटने के लिए खुद जाना होगा। तात्या की बातें सुनने के बाद बटलर कुछ कह नहीं सका। उसने सिर हिला दिया। जल्द ही तात्या सीधे बाहर चला गया। 5 मिनट से भी कम समय में तात्या उस लोकेशन पर पहुंच चुका था। लोकेशन पर अभी भी वंश बकवास कर रहा था। तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की है। तुम मुझे झूठा फंसा रहे हो। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हालांकि वहां मौजूद हर शख्स ने अपनी आंखों से सच्चाई को देखा था, फिर भी वंश इतना बेशर्म था कि मानने को तैयार ही नहीं था। ये केडिया फैमिली का इलाका था, इसलिए उसने जो कुछ भी कहा वो मायने नहीं रखता था। तुम्हें नर्क में भेजने के लिए मुझे सबूतों की जरूरत नहीं है। ध्रुव ने बोलते हुए अपनी गर्दन घुमाई। वो अपना फैसला कर चुका था। हालांकि जैसे ही ध्रुव हमला करने वाला था, जसविंदर तन के सीधे खड़ा हो गया। वो किसी काफी ताकतवर इंसान को आता महसूस कर सकता था। इस समय लड़ाई के मैदान में भी जसविंदर उस आदमी के पावर को महसूस कर पा रहा था। अगले ही पल वहां मौजूद हर शख्स उसके रिस्पेक्ट में उठकर खड़ा हो गया। वेलकम बैक सर। दूसरी तरफ ध्रुव भी उस शख्स की पावर को महसूस कर पा रहा था। भले ही उसने अभी तक किसी को देखा नहीं था, फिर भी वो महसूस कर पा रहा था कि आने वाला शख्स काफी पावरफुल था। पूरे जंग के मैदान का माहौल एकदम से बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मैदान पर काले बादल मंडरा रहे हों। ध्रुव एक पल के लिए रुक गया और अपना हाथ आगे बढ़ाने वाला था कि किसी ने उसे रोक दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि तात्या आ चुका था। ध्रुव और निहाल ने काफी लंबे समय तक इस प्लानिंग पर काम किया था। निहाल के पास प्लान बनाने की कमाल की कैपेसिटी थी। आज भी बिजनेस वॉर्स में अभी भी निहाल की प्लानिंग्स बड़े रोल्स निभाती थी। हालांकि निहाल और ध्रुव ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि तात्या पर्सनली यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा वैसे भी आज का दिन केडिया फैमिली के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन था। तात्या ने आते ही सीधे ध्रुव की बाह पकड़ ली। उसकी ताकत बेहद भयानक थी। ध्रुव सच में अपनी बाहों में तात्या की ताकत को महसूस कर सकता था। उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। लोगों ने भी तात्या के आने की उम्मीद नहीं की थी। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि केडिया फैमिली का हेड भी यहाँ आ जाएगा। ओ नहीं, ये खत्म हो गया। लगता है कि ध्रुव का अंत आ गया है। तात्या उसे छोड़ेगा नहीं। तात्या को वहां देखकर मीडिया के लोग भी डर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लाइव ब्रॉडकास्ट में तात्या को दिखाएं या न दिखाएं। तात्या ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे ध्रुव के पास गया और ध्रुव को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ध्रुव,
तुम गिल फैमिली से हो, इसीलिए तुम माइटी 7 के नीचे आओगे, यानी कि तुम केडिया फैमिली के अंडर में हो। तो तुमने पूरी केडिया फैमिली को बेइज्जत करने की कोशिश क्यों की? केडिया फैमिली को छुपकर काम करने की जरूरत नहीं है। वंश मेरा बेटा है, और केवल बेटा ही नहीं, वंश मेरा वो बेटा है जिसे मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे निपटने के लिए उसे ऐसे गंदे तरीकों की जरूरत पड़ेगी? तात्या भले ही मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में एक दर्द था। उसके मुंह से निकला एक एक शब्द काफी पावरफुल था। तात्या की बात पर ध्रुव ने कहा, क्या ऐसी बात है? मैं गलत कह रहा था? ध्रुव के सामने तात्या की चमक फीकी लग रही थी। तात्या ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो सीधा वाइपर के पास जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वाइपर कुछ रिएक्ट कर पाता, तात्या उसे घूर कर देखता रहा। तात्या ने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ इशारा किया और तात्या के लोग उस स्नाइपर को पकड़ कर ले आए। ये वही स्नाइपर था जिसे अभी अभी वाइपर ने हराया था। तात्या ने सख्त अंदाज में स्नाइपर की गर्दन को पकड़ रखा था। स्नाइपर अभी भी जिंदा था और उसका मुंह खून से भरा हुआ था, पर तात्या को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आ रहा था। उसका चेहरा बर्फ सा सफेद हो चुका था। तात्या ने कहा, ध्रुव, केडिया फैमिली के लोग अपने अंडर में काम करने वाले लोगों के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। ये कहने के बाद उसने स्नाइपर की गर्दन पकड़ ली, मानो वो उसे मारना चाहता हो। तात्या उससे उसका गला घोंट कर पूछने लगा, किसने कहा था? तुम्हें ध्रुव पर गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था, बताओ? स्नाइपर की गर्दन पर तात्या की पकड़ इतनी सख्त थी कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थी। ये तात्या की सो कॉल्ड फेयरनेस थी। स्नाइपर हकलाता हुआ केवल इतना ही कह पाया, ध्रुव, मुझे ध्रुव ने, उसने हमें एक्शन लेने के लिए कहा था। केडिया फैमिली के लोग भी कितने वफादार थे। स्नाइपर मरने से पहले भी ध्रुव को फंसाने के लिए झूठ बोल रहा था। जैसे ही तात्या ने जवाब सुना, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगले पल उस स्नाइपर की सांस फूल गई और वो तुरंत मर गया। उसके ऐसा बोलने पर सारी साजिश पलट गई। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। हालांकि किसी में भी सच बताने की हिम्मत नहीं थी, भले ही सबको पता था कि सच क्या था। उनके लिए ध्रुव तात्या के सामने बहुत कमजोर था और लोगों का झुकाव हमेशा ताकतवर की तरफ ही होता है। ध्रुव तात्या के खिलाफ कैसे लड़ सकता था? स्नाइपर की लाश को एक तरफ फेंकने के बाद तात्या ध्रुव को घूरते हुए चिल्लाया, ध्रुव, तुम गिल फैमिली के एलीट रैंक के वारिस हो। तुम्हारी केडिया फैमिली को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? तात्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ध्रुव पर हमला करने जा रहा था। ध्रुव उसे समझाने के सभी मौके खो चुका था। स्नाइपर मर चुका था और ध्रुव के पास कोई सबूत नहीं था। तात्या हमला करने वाला था, तब भी ध्रुव अपनी जगह शांत खड़ा था। तभी लड़ाई के मैदान की बड़ी स्क्रीन से अचानक एक आवाज गूंजी। ये आवाज जैस्मिन की थी। तुम्हारे माँ बाप की जान केडिया फैमिली के हाथों में है। केडिया फैमिली चाहेगी तो वो जिंदा रहेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। मेज पर रखा पानी तुम्हारा आखिरी ऑप्शन है। इससे ही तुम अपने माँ बाप को बचा सकती हो। हम सभी के लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ, नहीं तो तुम ये भी नहीं जानते कि केडिया फैमिली तुम्हारे माँ बाप को कितनी गंदी मौत मारेगी। स्पीकर से जो आवाज निकली वो बहुत तेज थी। इस आवाज को सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोग सदमे में आ गए थे। हालांकि बहुत से लोगों को लग रहा था कि आमरा फैमिली के मामले का केडिया फैमिली से कुछ लेना देना जरूर है, लेकिन अभी तक किसी के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन इस समय लोग इस रिकॉर्डिंग को देख रहे थे। यह रिकॉर्डिंग ही असली सबूत था। इसके अलावा इस रिकॉर्डिंग में जैस्मिन भी दिख रही थी। वहां मौजूद लगभग सभी लोगों के चेहरों पर हैरानी थी। उन्हें लगा कि केडिया फैमिली बहुत मतलबी है। उन्होंने ध्रुव को हराने के लिए ऐसे गंदे तरीके अपनाए थे। इसके अलावा उन्होंने न केवल आमरा फैमिली को तबाह कर दिया, बल्कि उन्होंने अनिका के माँ बाप को भी कैद कर लिया था। तात्या भी इस रिकॉर्डिंग को सुनकर हैरान था। भले ही जैस्मिन केडिया फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बार वो केडिया फैमिली के मामलों की इंचार्ज थी। जैस्मिन का स्टेटस वंश के बटलर के बराबर तो था ही, और अनिका को धमकाते वक्त उसकी आवाज में पावर भी दिख रहा था। जब जैस्मिन ने ये रिकॉर्डिंग सुनी तो वो तुरंत घबरा गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी। ये कैसे हो सकता था? अनिका के कमरे में कैमरास तो लगे नहीं थे। अनिका ने अपने फोन को छुआ तक नहीं था। टेपिंग डिवाइस लाना तो दूर की बात थी। इसके अलावा वहां आने से पहले सभी की सिक्योरिटी चेक हुई थी। आए हुए लोग अपने साथ कोई भी मेटल का सामान या इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते थे। वंश भी ये देखकर बहुत हैरान था। फिर उसने जैस्मिन को गुस्से से देखा। वो इतना गुस्सा था कि अगर बस चलता तो वो यहाँ इसी वक्त
जास्मिन को खत्म कर देता। आसपास के लोग इस मामले की गंभीरता के बारे में बात करने लगे। वहीं तात्या का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। वास्तव में उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी। तात्या ने अपना आपा न खोने का नाटक करते हुए वंश की ओर देखकर कहा, What's going on? फिर वंश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पापा, मेरे पास अभी कुछ भी समझाने का समय नहीं है। समझाने का समय नहीं था। इसका मतलब था कि वंश अपने पापा को इशारा दे रहा था कि ध्रुव को मारने का यही सबसे अच्छा मौका था। उधर स्टेज पर बैठी जास्मिन बहुत गुस्से में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे सरेआम उसकी बेइज्जती की जाएगी। उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर लिया गया था। उसकी आंखें अनिका को ढूंढ रही थीं। जास्मिन ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी। यहाँ पहुँचकर उसने उन लोगों को अपने पैरों तले दबा लिया था जिनसे वो पहले कभी बात करने से भी डरती थी। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि अनिका उसे रिकॉर्ड करने में कामयाब रहेगी। जास्मिन खुद को निर्दोष साबित करना चाहती थी। जास्मिन खड़ी हुई और अनिका की ओर जाकर बोली, अनिका, तुम मुझे गलत फंसा रही हो। तुमने केवल मुझे ही नहीं फंसाया है, बल्कि तुमने केडिया फैमिली पर भी गलत आरोप लगाए हैं। अनिका के चेहरे पर पहले की चिंता की लकीरें धीरे धीरे गायब हो गई थीं। सबकी नजरें उस पर ही थी। अनिका खड़ी हुई और अपने कान से स्किन के कलर की एक चीज बाहर निकाली, जैसे कि वो अपनी बालियां निकाल रही हो। हालांकि इसे निकालते वक्त उसका खून भी बह रहा था। उसे देखकर जास्मिन के साथ साथ वहां मौजूद सभी हैरान थे। अनिका ने एक टेपिंग डिवाइस पहन रखी थी और ये टॉप क्लास की एक टेपिंग डिवाइस थी। इसे सर्जरी की मदद से कान में पहनाया जा सकता था ताकि इसका पता न लगाया जा सके। वंश ने ये देखा तो वो भी दंग रह गया। उसके सारे खेल का पर्दाफाश हो गया था और वो गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। उसकी आंखों में अनिका को खत्म कर देने का इरादा साफ दिख रहा था और अगले पल वंश अचानक उछला और अनिका की ओर बढ़ा। वो अनिका और मोहनीश को खत्म कर देना चाहता था। वंश जानता था कि अगर उसने अनिका और मोहनीश को मार दिया तो आमरा फैमिली में कोई नहीं बचेगा और न ही कोई और उनसे परेशानी मोल लेना चाहेगा। लेकिन जैसे ही वंश अनिका की ओर बढ़ा, ध्रुव भी खड़ा हो गया। वो किसी भी सूरत में अनिका को कुछ होने नहीं दे सकता था, भले ही सामने वंश के पापा तात्या खड़े हो या खुद भगवान भी आ जाएं। अगर वंश ने अनिका को हाथ भी लगाया तो ध्रुव उसे यहीं मार डालता। माहौल काफी खतरनाक होता जा रहा था। एक गलती किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी और ये बात तात्या भी जानता था। उसने वंश की ओर देखा तो तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ते हुए डांटा, बेवकूफ। तभी अचानक एक अनजान आवाज गूंजी। रुको। आवाज ज्यादा दमदार नहीं थी पर बहुत कॉन्फिडेंट थी। सभी ने मुड़कर देखा तो यह आवाज अगस्त्य मनचंदा की थी जो सीधे वेस्टलैंड से आ रहा था। वंश ने अगस्त्य को अनदेखा कर दिया। उसे अगस्त्य जैसे लोगों को इज्जत देने की जरूरत नहीं थी। वो चुपचाप अपना काम करता रहा। अगस्त्य मनचंदा भी वंश के इस एटीट्यूड को देखकर थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर वो सीधे तात्या की तरफ चल दिया। तात्या अपनी जगह पर खड़ा था। उसे पहले ही महसूस हो गया था कि अगस्त्य उसके पास आ रहा है। उसे लगा कि अगस्त्य असल में अपनी कब्र खोद रहा है। तात्या की नजर में अगस्त्य उसके पास आने के लायक ही नहीं था, लेकिन अगस्त्य मनचंदा वास्तव में उसी के पास आ रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि अगस्त्य काफी जल्दी में था। उसने तात्या के पास जाकर कहा, मुझे वेस्टलैंड से तुम्हारे लिए एक ऑर्डर मिला है। तात्या ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वेस्टलैंड के मालिक का मैसेज लाने के काबिल कैसे हो गए। अगस्त्य ने अपना फोन तात्या को दे दिया। तात्या को वेस्टलैंड के लोगों को इज्जत देने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मालिक की बात अलग थी। वो काफी पावरफुल था, इसलिए तात्या को मालिक को कुछ इज्जत तो देनी ही थी। अगस्त्य उसे अपना फोन देते हुए बोला, प्लीज कॉल उठाइए। तात्या ने फोन उठाया और गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या हुआ? आखिरकार आज मेरी याद कैसे आ गई? दूसरी तरफ से वेस्टलैंड के मालिक की आवाज आई, वेल, मैं लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा हूँ और मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। इस बार तुमने हद पार कर दिया है। केडिया फैमिली की भी काफी बदनामी हो चुकी है। पूरी दुनिया देख रही है और तुम्हारे पास केवल 10 मिनट हैं। इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करो, वो भी दुनिया के सामने। तात्या ने गुस्से भरे लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमकी देने के काबिल हो? तात्या ने उसे डांटते हुए कहा, लेकिन मालिक ने गहरी आवाज में जवाब दिया, क्या? What's wrong with you? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गिल को काफी शर्मिंदा किया है? तात्या का जबड़ा खुला का खुला रह गया। उसकी दबंगई खो सी गई थी। उसके हाथ कांपने लगे। मालिक ने फिर से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गिल को काफी शर्मिंदा किया है? इतना कहकर उस आवाज ने तुरंत फोन काट दिया। उसकी आवाज में गजब का पावर था और उसकी टोन शांत और स्टेबल थी। कॉल के बाद तात्या ने खुद को संभाला और फिर वंश की ओर देखा। फोन करने वाले शख्स की बात का मतलब था कि गिल फैमिली के हेडक्वार्टर को पहले से ही पता था कि केडिया फैमिली ने आमरा फैमिली के खिलाफ चाल चली है।
गिल फैमिली में आपसी लड़ाई पर सख्ती से बैन लगाए गए थे। फिर तात्या ने ध्रुव पर एक नजर डाली। उसे लग रहा था कि ये सब ध्रुव का किया धरा होगा। ध्रुव ने ही ये प्लान बनाया होगा। जब वंश ने देखा कि फोन कॉल के बाद तात्या थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है, तो वो जल्दी से पापा के पास आकर बोला। क्या हुआ पापा? तात्या ने वंश को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा था। बस चलता तो वो वंश को वहीं मार डालता। अपने पापा की घूरती निगाहों को देखकर वंश के पैर कांपने लगे। उसे समझ में आ गया था कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसे ठंडे पसीने आने लगे। उसने डरते हुए फिर से कहा, क्या हुआ है पापा? कुछ तो बोलो। वंश जानता था कि हारने वाले का क्या होगा, और आज उसने तात्या को इस हद तक शर्मिंदा कर दिया था कि गिल फैमिली भी ये बात जान चुकी थी। तात्या ने धीरे से कहा, हाई रैंक ऑफिसर्स ने कहा है कि तुमने आमरा फैमिली पर हमला करने के लिए किसी को भेजा था। सच में तात्या काफी एम्बिशियस था। वो अच्छी तरह से जानता था कि केडिया फैमिली की ताकत के कारण गिल फैमिली भी उनको कुछ कहने से पहले सोचती थी। उसकी एम्बिशंस गिल फैमिली पर हावी होने लगी थी। इसलिए गिल फैमिली भी जानती थी कि भले ही उसको रोकना मुश्किल है, फिर भी इस पॉइंट पर केडिया फैमिली पर कुछ लगाम लगाई जा सकती थी। वंश का सिर डर से सुन्न हो गया था। उसने डरते हुए पूछा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सिचुएशन पहले से ही उस पॉइंट तक पहुंच चुकी थी जहां से गिल फैमिली भी उनसे अलर्ट रहने लगी थी। ऐसे में अगर वो गिल फैमिली के निशाने पर आ गया तो पूरी केडिया फैमिली ही बर्बाद हो सकती थी। तात्या ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा, आर यू श्योर? मुझे लगता है कि अनिका का भी यही मतलब था। आमरा फैमिली भी गिल फैमिली की मेंबर है। फैसला लेने के लिए केवल तुम्हारे कहने से काम नहीं बनेगा। उस पल वहां मौजूद सभी लोग तात्या की आंखों में दरिंदगी देख सकते थे। आज अनिका और ध्रुव दोनों ही उसे याद आ रहे थे। अभी गिल फैमिली देख रही थी, इसलिए तात्या ने उन दोनों को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन जैसे ही ये सब शांत होगा, वो दोनों मार दिए जाने वाले थे। भले ही सारी बातें साफ हो गई थीं, पर वंश अभी भी बेवकूफों वाली हरकत कर रहा था। उसने गुस्से में कहा, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। फिर वो अनिका के पास गया और जाकर बोला, अनिका, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली के साथ जो हुआ उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है ना? जब उसने पूछा तो उसकी आंखें जानबूझकर कैमरे की नजर में आने से बच रही थीं। दरअसल वो चुपके से अनिका को धमकाने की कोशिश कर रहा था कि उसके माँ बाप की जान अभी भी उसके हाथों में है। वहीं डर के मारे अनिका की हथेलियां भी पसीने से तर थीं। वो किसी भी हाल में अपने माँ बाप को ऐसे ही मरने नहीं दे सकती थी। तभी अनिका का फोन वाइब्रेट हुआ। अनिका ने अपना फोन बाहर निकाला और उस पर नजर डाली तो उसने देखा कि एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था सेटल्ड। मैसेज में केवल एक शब्द था और ये मैसेज उसे ध्रुव के एक खास आदमी ने भेजा था। इसका मतलब था कि उसके माँ बाप मिल गए थे। अनिका ने ये देखकर राहत की सांस ली। वो खुशी से बेहोश होने वाली थी। अब अनिका का डर खत्म हो गया था। उसने वंश की ओर देखा और गुस्से में कहा, वंश, मैं तुम्हें साफ बता दूं, आमरा फैमिली के साथ तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो किया है उसका बदला आमरा फैमिली जरूर लेगी। ये सुनकर वंश गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। उसी समय तात्या का मोबाइल फोन फिर से बजा। तात्या ने एक नजर डाली और देखा कि ये वेस्टलैंड के मालिक का कॉल था। मालिक की आवाज में सख्ती थी, पर वो बात ऐसे कर रहा था जैसे किसी का मैसेज सुना रहा हो। तात्या, आमरा फैमिली को एक्सप्लेन करो, नहीं तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। तात्या बहुत हैरान था। उसे विश्वास नहीं था कि वेस्टलैंड का मालिक उसे धमकी दे रहा था। वेस्टलैंड के मालिक का स्टेटस गिल फैमिली में काफी बड़ा था और उसका आइलैंड अब गिल फैमिली की टॉप पैसे वाले लोगों का घर था। लेकिन वेस्टलैंड में सिर्फ ये लोग ही नहीं थे, बल्कि एशिया की दूसरी यूनियंस भी थीं जो वेस्टलैंड में अपना घर बनाना चाहती थीं। फिलहाल तात्या का चेहरा काला पड़ गया था। उसने गुस्से में कहा, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे धमकाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ फोन पर मालिक ने शांत और कंट्रोल्ड आवाज में कहा, तात्या, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि दुनिया में कितने लोगों की नजर इस समय केडिया फैमिली पर टिकी है। गिल फैमिली ने तुम्हें फोन क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन खोने का रिस्क नहीं उठा सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन्हें अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं है? ये सुनकर तात्या के दिल में एक हुक सी उठी। ये सच था। तात्या अच्छी तरह से जानता था कि ताकतवर गिल फैमिली को अपनी रेपुटेशन किसी भी चीज से ज्यादा पसंद थी। कई मौकों पर गिल फैमिली किसी मामले को सुलझाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकाने से पीछे नहीं हटी थी। हाँ। तात्या ने छोटा सा जवाब दिया और फोन रख दिया। फिर वो वंश की ओर मुड़ा। वंश तात्या के ठीक बगल में खड़ा था। उसे लगा कि तात्या अभी भी बहुत नाराज था।
जैसे ही वंश ने देखा कि तात्या ने कॉल काट दी है, वंश ने फिर से पूछा। पापा क्या हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद तात्या बिना किसी भाव के बोला, मुझे एक्सप्लेन करो। तात्या के ये पूछने पर वंश और भी घबरा गया। उसने अपने पापा को देखा। क्या एक्सप्लेन करूं? तात्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सख्त होती जा रही थीं। पापा की गुस्से से लाल आंखों को देखकर वंश को आखिरकार मामले की गंभीरता का एहसास हो गया था। पापा उनकी बकवास पर ध्यान मत दो। केडिया फैमिली और आमरा फैमिली के हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। हम आमरा फैमिली पर हमला कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा सभी लोग जानते हैं कि आमरा फैमिली इसलिए मुसीबत में पड़ गई क्योंकि वो लोग अवैध तरीके से अफीम की खेती कर रही थी। इतना कहकर वंश ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर देखकर पूछा, क्या मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों? उसके पीछे खड़े सभी लोग केडिया फैमिली के अंडर काम करते थे, इसलिए वो वंश के खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे और तात्या के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। लगभग उसी समय मोहनीश ने कहा, क्या ऐसी बात है? क्या तुम जानते भी हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मोहनीश को खड़ा देखकर वंश को लगा कि वो बुरा फंस गया है। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि मोहनीश आगे क्या करने वाला है। मोहनीश आज तक आमरा फैमिली से जुड़ी हर चीज को इग्नोर करता जा रहा था, लेकिन अब जब वो अचानक से सामने आ गया था तो मामला मुश्किल होने वाला था। इसके बाद मोहनीश तात्या के पास गया और हाथ के इशारे से कुछ कहने की परमिशन मांगी। इस समय तात्या ने भी मोहनीश के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। तात्या जानता था कि मोहनीश के आने से मामला और गड़बड़ा गया है, पर फिर भी उसे सबके सामने फेयरनेस का नाटक तो करना ही था। उसने मोहनीश की ओर देखा। ऐसा लगता है कि तुम सच जानते हो। बेशक। मोहनीश ने सिर हिलाया। यह देखकर वंश अब और चुप नहीं रह सका और तुरंत चिल्लाया, पापा उसे क्या पता, उसकी बकवास मत सुनो। वो कई सालों से आमरा फैमिली से दूर है और सभी जानते हैं कि मोहनीश ने एक लड़की के लिए आमरा फैमिली से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। यह सुनते ही तात्या का चेहरा बर्फीला हो गया और उसने वंश को घूरते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे सलाह मांगी या तुमसे पूछा? वंश ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। इसके बाद तात्या की नजर मोहनीश पर लौटी और उसने कहा, तुम सच बोल सकते हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने का एक मौका देता हूँ। मोहनीश सीधे खड़ा होते हुए बोला, ठीक है। जब मुझे खबर मिली कि आमरा फैमिली मुसीबत में है तो किसी को बताए बगैर मैं आमरा फैमिली के घर चला गया। वहां पहुंचकर सबसे पहले मैंने आमरा फैमिली के सिक्योरिटी कैमरास की जांच की, पर वहां पर मुझे कुछ नहीं मिला। सारे कैमरों को पहले ही तबाह कर दिया गया था। फिर मैंने आमरा फैमिली के घर जाने के रास्ते में लगे सभी कैमरों की जांच की, पर वंश काफी होशियार है। उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। फिर भी उसकी प्लानिंग में कुछ गलतियां रह गईं। वो भूल गया था कि आमरा फैमिली का इलाका छिपा हुआ था और उसके आसपास की लगभग सभी सड़कें आमरा फैमिली के घर तक जाती थीं। मोहनीश ने अपनी बात खत्म करते ही इशारा किया और तुरंत स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दिया। वीडियो में आमरा फैमिली के घर की ओर भागते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। उन सभी के हाथों में हथियार थे। वहां मौजूद सभी लोग इस वीडियो को देखकर चौंक गए। फिर भी तात्या के चेहरे पर एक शिकन नहीं दिखाई दी, जैसे कि इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर वंश बेहद घबरा रहा था। वंश अच्छे से जानता था कि केडिया फैमिली में हारने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता था। तभी तात्या ने पलटकर वंश से पूछा, क्या ये सच है? बेशक। वंश इसे कैसे मान सकता था? वो नहीं कहने वाला था, पर तभी मोहनीश ने कहा, मेरे पास आमरा फैमिली के इलाके में मरने वालों का रिकॉर्ड है। हो सकता है कि आप दूसरों को ना पहचाने, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप फ्रांसिस नाम को तो जानते ही होंगे। वंश पूरी तरह से हैरान रह गया। फ्रांसिस की मौत आमरा फैमिली के घर के सामने ही हुई थी और उस दिन वंश के पास इन सब से निपटने का समय नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोहनीश इसका इस्तेमाल उसे एक्सपोज करने के लिए करेगा। तात्या ने मुड़कर वंश की तरफ देखा। जिस तरह से वो वंश को देख रहा था उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या ये सच है? ये देखकर वंश के पैर कांपने लगे। स्टेज पर बैठी जैस्मिन भी डर गई थी। वो भागना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्लानिंग इतनी जल्दी लोगों की नजर में आ जाएगी। वंश ने जमीन पर घुटने टेके और अपने पापा को समझाने की कोशिश की। पापा उसकी बकवास मत सुनो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सच्चाई तो ये थी कि तात्या को इस प्लान के बारे में शुरू से ही सब कुछ पता था, पर वंश अपने पापा को एक्सपोज करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? जाहिर था उसमें ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं थी। उसके मुंह से एक भी गलत शब्द निकलता तो तात्या उसकी जान ले सकता था। कहते हैं कोई भी शख्स अपने बच्चों की जान नहीं ले सकता,
लेकिन अगर पूरे परिवार और एक लड़के के बीच किसी को चुनना हो तो तात्या अपने बेटे को भी मार सकता था। तात्या ने अचानक दहाड़ते हुए वंश से कहा, केडिया फैमिली में तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान कैसे आ गया? इतना कहते ही तात्या ने वंश के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही वंश उड़ता हुआ 10 फुट दूर दीवार से जाकर टकराया। उसकी नाक से खून बह रहा था और सिर दीवार से टकराकर फट गया था। तात्या के हाथ चलाते ही चारों ओर शांति छा गई। लोग पिन ड्रॉप साइलेंट थे। वंश को सबक सिखाने के बाद तात्या ध्रुव की ओर जाकर बोला, ध्रुव, मैंने तुम्हें गलत समझा है। केडिया फैमिली आमरा फैमिली के साथ साथ गिल फैमिली को भी इसका एक्सप्लेनेशन देगी। इतना कहकर तात्या ने अपना हाथ बढ़ाया। ये देखकर वहां मौजूद लोग और भी दंग रह गए। पूरे मामले में केडिया फैमिली की काफी किरकिरी हो गई थी। इसको छुपाने के लिए तात्या ध्रुव से हाथ मिलाने और समझौता करने को तैयार हो गया था, पर लोगों की नजरें ध्रुव की ओर थीं। ध्रुव ने अभी भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। ध्रुव ने अचानक पूछा, बस इतना ही? तात्या लोगों का ध्यान भटका सकता था, पर ध्रुव को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। आमरा फैमिली में बहुत से लोग मारे गए थे और अनिका को एक डेड एंड तक पहुंचा दिया गया था, और तात्या को लग रहा था कि वंश को एक थप्पड़ मारकर वो समस्या हल कर लेगा और ध्रुव भी उससे हाथ मिला लेगा। तात्या ने ध्रुव को कम आंका था। तो तुम क्या चाहते हो? तात्या का चेहरा काला पड़ गया। उसने ध्रुव की ओर देखकर पूछा। तात्या की नजर में भले ही वंश ने गलत किया था, फिर भी ये केडिया फैमिली का मामला था। एक बाहरी शख्स के तौर पर ध्रुव को इन मामलों में इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं था। अगर आज यहाँ इतने लोग और मीडिया न होती तो ध्रुव को भी पता चल गया होता कि तात्या से इस तरह बात करने का अंजाम क्या होता है। इस समय केडिया फैमिली के 100 से ज्यादा एलीट रैंक के उत्तराधिकारी थे और वो सभी केडिया फैमिली के, खासकर तात्या की नजर में आना चाहते थे। एलीट ही नहीं, सुपीरियर रैंक के उत्तराधिकारी भी केडिया फैमिली का फेवर पाना चाहते थे। पर ध्रुव तात्या का सामना कर रहा था, तब भी वो शांत था। भले ही तात्या कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ? क्या तुम्हें कोई क्लू है कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या केडिया फैमिली के अपने कोई नियम नहीं है? जैसे ही ध्रुव ने अपनी बात खत्म की, उसके आसपास के सभी लोग डर से उसे घूर रहे थे। ध्रुव गिल सच में बहुत एरोगेंट था। यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव तात्या से इस तरह से बात कर रहा था। भले ही ध्रुव एरोगेंट था, पर तात्या अपने कंट्रोल में था। उसने अपने आप से वादा किया कि एक बार ये मामला सुलझ जाए, फिर ध्रुव के लिए इस दुनिया में रहने की कोई जगह नहीं होगी। तात्या ने खुद को कंट्रोल किया। फिर उसने ध्रुव से कहा, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, पर मुझसे बात करो तो अपना लहजा ठीक रखो। माइंड योर टोन। जब ध्रुव ने ये सुना तो हंसते हुए बोला, Why should I? कानून तोड़ने पर क्या कहना है तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारे बेटे ने कई लोगों की जान ली है। No matter what your status is, you have to be punished. ओह, तात्या के चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ध्रुव उसे रोककर ऐसी बातें करेगा। लेकिन तात्या जानता था कि ध्रुव काफी स्मार्ट है। अगर ध्रुव उसे रोक रहा है तो वो जरूर जानता होगा कि तात्या फैमिली को गिल फैमिली को सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा, और इस वजह से गिल फैमिली के सामने केडिया फैमिली की हैसियत गिर जाएगी। अब तात्या और ध्रुव आमने सामने थे। तात्या 50 साल का था और न जाने कब से इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए कितने ही लोगों की जानें ले चुका था। तात्या ने ठंडी सांस ली और उसकी नजरें ध्रुव पर गईं। फिर उसने बाकी लोगों पर नजरें डालते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इस मामले को निपटाए बिना तुम सब मुझे जाने नहीं दोगे। तात्या ने मन में सोच रखा था कि इस जगह से बाहर निकलते ही वो ध्रुव की टीम को खत्म कर देगा। फिर चाहे वाइपर हो या जसविंदर, वो सबको मार डालेगा। वहीं ध्रुव ने तात्या के सामने खड़े होकर बस इतना ही कहा, मैंने सुना था कि केडिया फैमिली पक्षपात नहीं करती। तात्या जानता था कि अगर ये मामला लंबा खींचा तो केडिया फैमिली को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय तात्या के लिए ध्रुव और बाकी लोगों को मारना इम्पॉसिबल था। तात्या अपने लड़के वंश की तरह बेवकूफ नहीं था, इसलिए उसे संभल कर काम करना था। वंश भले ही उसका सबसे काबिल लड़का था, पर तात्या के पास अभी भी कई अच्छे ऑप्शंस थे। कुछ सोचकर तात्या की समझ में आ गया कि आमरा फैमिली के मामले में वंश को दोषी ठहराना ही ठीक रहेगा। आमरा फैमिली के लोग मारे जा चुके थे। इसका मतलब था कि केडिया ने अपने सबसे तगड़े अपोनेंट से छुटकारा पा लिया था। अब वंश की जिंदगी और मौत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जब वंश ने देखा कि उसके पापा ध्रुव की चाल में फंस गए हैं तो वो घबरा कर बोला, पापा, आप उनकी बकवास क्यों सुन रहे हैं?
आमरा फैमिली का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वंश ने अपने आसपास खड़े लोगों से चिल्लाकर कहा, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? इन सभी को खत्म कर दो। इन्हें बता दो कि जो भी केडिया फैमिली को बेइज्जत करने की हिम्मत करेगा उसे भयानक मौत मिलेगी। वंश बहुत गुस्से में था, लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। तात्या ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था और इस समय तात्या का हाथ वंश की गर्दन पर था। पापा? उस पल वंश के मन में डर बैठ गया था। वो अपने पापा की आंखों में पढ़ सकता था कि वो उसकी जान ले सकते थे। वंश को लगा कि वो अगले ही सेकंड मरने वाला था। तात्या ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। उसके बगल में खड़े लोगों ने उसे तुरंत एक खंजर थमा दिया। सभी जानते थे कि इस समय तात्या क्या सोच रहा था। तात्या ने वो खंजर वंश के सामने फेंकते हुए कहा, जो तुमने किया है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। रात होने से पहले सब कुछ खत्म करो, चाहे कुछ भी हो। तुम अपनी मर्जी से किसी की जान नहीं ले सकते। इससे भी बड़ी बात यह कि तुम गिल फैमिली के लोगों को हाथ भी नहीं लगा सकते। तात्या की बातें सुनकर वंश ठंडा पड़ गया। तात्या ने उसे आज रात तक मरने का ऑर्डर दे दिया था। ऐसा लग रहा था कि वंश को भी इसकी उम्मीद थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह समय इतनी जल्दी आ जाएगा। अपना फरमान जारी कर तात्या जा चुका था। उधर वेस्टलैंड के मालिक के घर पर मालिक ने टीवी पर यह देखकर अपने बगल में बैठे शख्स से हंसते हुए कहा, तात्या वाकई बहुत चालाक इंसान है। वो एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। उसने दुनिया के सामने खुद को पाक साफ तो दिखा ही दिया है, साथ में उसने ध्रुव को निपटाने का भी काम कर दिया है। वो बहुत शातिर है। उसके बगल में बैठे शख्स ने कहा, हाँ, ये आदमी वाकई साजिश कर रहा है। उसने वंश को रात तक का समय दे दिया है और बेशक वंश उसकी बात ना मानने की हिम्मत नहीं करेगा। वंश जैसा इंसान मरने से पहले ध्रुव को भी घसीट लेगा। ऐसा लगता है कि अब कोई ध्रुव की मदद नहीं कर पाएगा। बात सही थी। मामला उस मोड़ पर आ गया था कि कोई कुछ नहीं कर सकता था। तात्या के जाने के बाद वंश ने ध्रुव को जानलेवा निगाहों से देखा। उसकी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। वो जानता था कि उसे दुनिया के सामने खुद को अच्छे से पेश करना था, इसलिए उसने एक मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर गिल, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस। वहीं ध्रुव ने भी वैसे ही मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं समझ सकता हूँ मिस्टर केडिया, मैं केयरफुल और रिस्पॉन्सिबल किस्म का इंसान हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि आपके पापा ने आपको खुद अपने हाथों से क्यों नहीं मारा। लेकिन चिंता न करें, मैं पर्सनली जिम्मेदारी लूंगा कि आज रात तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाए। ध्रुव की बात सुनकर वंश ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लीं पर कुछ कहा नहीं। फिर वंश मुड़ा तो देखा कि जास्मिन जाने वाली थी। वंश ने उसे अपनी ओर खींच लिया। मिस्टर केडिया, जास्मिन काफी घबरा गई। उसे वंश ने पकड़ रखा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं वंश उसे भी अपने साथ मरने के लिए घसीट ना ले। वंश ने उसे देखकर पूछा, तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? जास्मिन बहुत चालाक थी। उसने पहले वंश को शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। वंश ध्रुव को अनदेखा कर जास्मिन को अपने साथ ले गया। उसके आगे बढ़ने पर ध्रुव ने जसविंदर और वाइपर को इशारा करते हुए कहा, उस पर नजर रखो, अगर वो मरना नहीं चाहता तो उसकी मरने में मदद करो। जसविंदर ने सिर हिलाया। जानता था कि वंश की मौत केडिया फैमिली के खिलाफ जंग का ऐलान थी। वहीं वंश ने आगे बढ़ने के बाद जास्मिन से पूछा, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जास्मिन ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा तुम्हें मारने का दिखावा कर रहे थे। वंश ने ना के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, तुम मेरे पापा को नहीं जानते। अगर ध्रुव नहीं माना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अनिका के माँ बाप जिंदा बच गए हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी जास्मिन को कुछ याद आया। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अगर ध्रुव हमें छोड़ने को तैयार हो जाए तो अनिका और बाकी लोग भी इसे आगे नहीं घसीटेंगे। तब शायद पापा भी मुझे माफ कर दें, और अगर मुझे उन्होंने माफ कर दिया तो मैं ध्रुव और उसके चेले चपाटियों को यहीं दफन कर दूंगा। जास्मिन ने एक पल के लिए सोचा, फिर वंश के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। जास्मिन की बात सुनकर वंश ने मुस्कुराते हुए जास्मिन के कंधे को थपथपाकर खुशी से कहा, अगर तुमने मुझे याद न दिलाया होता तो मैं इसे भूल ही गया था। उधर वंश के जाने के बाद अनिका को एहसास हो गया था कि ये सही नहीं हुआ था। उसने ध्रुव की ओर देखा और पूछा, क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? ध्रुव ने कहा, चिंता मत करो, तात्या भी गिल फैमिली की रेपुटेशन की परवाह करता है। अनिका ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। ध्रुव ने उसे देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया और ध्रुव के गले लिपट गई। अनिका ने धीरे से ध्रुव के कान में कहा, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जवाब में ध्रुव मुस्कुराया।
तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो? अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उदासी के साथ कहा, क्या तुम जानते हो कि तात्या को भड़काने का क्या अंजाम होगा? तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ध्रुव ने लापरवाही से जवाब दिया, अगर वो अपनी बात से मुकरा तो मैं उसका कहा पूरा कर दूंगा। चाहे जो भी हो, वंश को मारना ही होगा। तुम यहाँ के नहीं हो और इस बात से ही केडिया फैमिली ज्यादा नाराज है। तुम दिल्ली से आकर इस मामले में जबरदस्ती घुस रहे हो, लेकिन केडिया फैमिली तुमसे नाराज है और अब वो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करती रहेगी। ध्रुव ने उसे चुप कराने के लिए बात बदलने की कोशिश की। अनिका, तुम और मोहनीश दोनों लोग पहले अपनी मम्मी पापा से जाकर मिलो। मैं किसी से बोलकर तुम्हें उन तक भिजवा देता हूँ। ये सुनकर अनिका थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुकूंगी जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मैं जाने वाली नहीं। जिस पर ध्रुव ने अनिका को फिर से समझाया, डोंट वरी, मैं सेफ रहूंगा। अभी तुम्हारे मम्मी पापा को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मेरी बात मानो और उनसे जाकर मिलो। अनिका का ध्रुव को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था, पर ध्रुव सही कह रहा था, इसलिए वो केवल इतना ही कह सकी, ठीक है, तो मैं जा तो रही हूँ, पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लड़ाई के मैदान से स्टाफ को जल्दी से बाहर निकाल दिया गया था। लोगों की नजर में केडिया फैमिली ने भले ही इस समय मामले को रफा दफा कर दिया हो, पर वो हार नहीं मानने वाले थे और ध्रुव से बदला जरूर लेने आने वाले थे। ध्रुव के बुरे दिन शुरू हो गए थे, लेकिन ध्रुव एक अलग तरह का इंसान था। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ध्रुव के बगल में खड़े निहाल ने पूछा, हमें आगे क्या करना चाहिए ध्रुव सर? निहाल थोड़ा डर गया था। क्या हम केडिया फैमिली से लड़ने का जोखिम उठा सकते हैं? निहाल ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, अगर आपके पापा की सारी प्रॉपर्टी ले ली जाती है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी ये है कि हमने उनकी इंडस्ट्री का केवल 30% हिस्सा ही लिया है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि तात्या पलटवार नहीं करेगा? ये ध्रुव भी जानता था कि तात्या अभी गया नहीं है। तात्या के बारे में निहाल की अंडरस्टैंडिंग कह रही थी कि तात्या वंश की परवाह नहीं करेगा, वो वंश को कुर्बान कर देगा। वंश को कुर्बान कर तात्या केडिया फैमिली की बेगुनाही साबित कर देगा, पर इसके बदले में वो ध्रुव को भी छोड़ेगा नहीं। ध्रुव कुर्क डेजर्ट से सही सलामत वापस नहीं जा सकता था। अगर इतना कुछ हो जाने के बाद भी ध्रुव जिंदा रहा तो ये केडिया फैमिली की रेपुटेशन पर एक काला दाग होगा। ध्रुव ने पीछे मुड़कर निहाल से पूछा, क्या तुमको यकीन है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज के 30% के साथ केडिया फैमिली के साथ नेगोशिएशन नहीं कर सकते? निहाल ने भौएं से कोड़कर हैरानी से कहा, क्या आपके पास और भी कोई तरीका है? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे पास भी होने चाहिए, है ना? निहाल, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा नॉलेज है। ध्रुव की बातें सुनने के बाद निहाल ने गहरी आह भरते हुए कहा, एक तरीका है, लेकिन बहुत रिस्की है, और अगर उसे ठीक से नहीं किया गया या हमने कोई भी गलती कर दी तो हम गिल फैमिली को भी अपना दुश्मन बना लेंगे। इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें किसी बड़ी फैमिली के साथ अलायंस बनाना होगा। ध्रुव ने बगैर सुने ही निहाल को अपने प्लान पर काम करने का इशारा दे दिया, जिसे समझकर निहाल ने कहा, ठीक है, तो मैं अभी से काम शुरू कर देता हूँ। इसके बाद निहाल चला गया। जाते जाते ध्रुव ने निहाल से कहा, निहाल, जल्दी करना और इसे प्रायोरिटी पर रखो। तात्या के लोग अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए लड़ाई शुरू नहीं हुई है, पर यह लड़ाई किसी भी समय शुरू हो सकती है। कुर्क डेजर्ट में खूनी जंग किसी भी समय शुरू हो सकती थी। जैसे ही ध्रुव ने अपनी बात खत्म की, वाइपर भी वापस आ चुका था। ध्रुव ने उसे देखा तो इशारे से उसे बोलने को कहा, बॉस, बहुत से लोग कुर्क रेगिस्तान की ओर आ रहे हैं। कुल कितने लोग हैं? कम से कम 1000 लोग होंगे। इसके अलावा सभी के पास एडवांस हथियार हैं। लेकिन फिर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, उन्हें समझाना होगा कि ध्रुव के रहते वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर ध्रुव ने अपना फोन निकाला और कनिष्क को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ कनिष्क पहले से ही तैयार था। ध्रुव ने कनिष्क से कहा, कनिष्क, तुम तैयार हो? अगर हाँ तो आगे बढ़ो और कुर्क में आ रहे लोगों पर पहला वार तुम करो और उन सभी लोगों को रेगिस्तान में दफना दो। मैं पहले से ही गंदगी को साफ करने का एक तरीका निकाल चुका हूँ। गिल फैमिली की चिंता मत करना, वो तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। ध्रुव ने कनिष्क को भरोसा दिलाते हुए कहा। कनिष्क भी काफी लंबे समय से ध्रुव के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। उसके मुंह से निकला, एक्सीलेंट सर। उसका खून खुशी से उबाल मार रहा था। दूसरी तरफ जास्मिन तात्या के सामने घुटने के बल बैठी थी। सर, वंश ने मुझे आपसे कुछ बताने के लिए कहा था। ध्रुव के लोगों ने अफीम की 7 एग्रीकल्चर साइट्स को तबाह कर दिया है, जिनकी कीमत $14 बिलियन से भी ज्यादा है।
इन प्लांटेशन साइट्स पर हमारा ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इम्पोर्टेंट कोऑपरेशन था। अगर ये सफल होता तो हम लोग डोमेस्टिक मार्केट पर कब्जा कर सकते थे। रमोना शेट्टी नाम की एक लड़की ने हमारी सारी जानकारी लीक करती थी। सर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन से रमोना शेट्टी के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। तात्या का चेहरा बेहद उदास था। जास्मिन के कारण ही केडिया फैमिली आज इस मुसीबत में फंसी थी। उसकी लापरवाही ने पूरी फैमिली को खतरे में डाला था। उसके बाद भी जास्मिन की हिम्मत तो देखो, वो तात्या के पास आकर बात करने की हिम्मत कर रही थी। तात्या ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और जास्मिन की गर्दन पकड़ ली। जास्मिन तात्या की पकड़ में आने के बाद डर के मारे फड़फड़ा रही थी। तात्या ने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो? जास्मिन ने कांपते हुए कहा, नहीं, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई थी। तात्या का हाथ जास्मिन की गर्दन को कस कर पकड़ रहा था। जास्मिन की गर्दन बहुत पतली थी। ऐसा लग रहा था कि तात्या उसे एक झटके में तोड़ सकता था। तात्या ने गर्दन जोर से दबाकर पूछा, तो फिर क्यों आई हो? जास्मिन ने डरते हुए कहा, सर, शायद ये ध्रुव और दूसरे लोगों से निपटने में कारगर साबित हो। तात्या ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी तो उसने गहरी सांसें लेकर आगे कहा, सर, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मेरा इरादा केडिया फैमिली की मदद करना था। अगर ब्लड मून का लखन मान जाए तो हम रमोना शेट्टी को सबक सिखा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा करके हम केडिया फैमिली और ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन के बीच अच्छे रिश्ते भी बना सकते हैं। तात्या ने जास्मिन की आंखों में झांका और उसकी आंखों में पक्का इरादा साफ दिख रहा था, जिसे देखकर तात्या ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होते ही जास्मिन जमीन पर बैठ गई। उसका गला सहलाते हुए तात्या ने कहा, रमोना शेट्टी ने केडिया फैमिली और ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन के बीच कोऑपरेशन को बर्बाद कर दिया है। उसे मरना ही होगा। जास्मिन ने सिर हिलाकर कहा, आई अंडरस्टैंड सर। जास्मिन जानती थी कि अगर तात्या का हाथ उसके ऊपर है तो वो रमोना शेट्टी के साथ जो चाहे वो कर सकती थी। अब जब अनिका के माँ बाप उसकी पकड़ में नहीं है तो ध्रुव के साथ नेगोशिएशन में रमोना शेट्टी काम आएगी। जास्मिन ने ध्रुव के बारे में हर जानकारी देखी थी। ध्रुव के लिए रमोना शेट्टी बहुत जरूरी थी। वो ये भी जानती थी कि ध्रुव के लिए रमोना शेट्टी अनिका के माँ बाप से भी कहीं ज्यादा जरूरी थी। जास्मिन को यह भी एहसास था कि उसने अनिका के माँ बाप को कब्जे में लेकर भी अच्छा फायदा उठाने से चूक कर दी, पर इस बार वो कोई गलती नहीं करेगी। जास्मिन को तात्या ने जाने का इशारा कर दिया था। वो तात्या के पास जाकर भी बचकर निकलने में कामयाब रही थी। तात्या के घर से निकलने के बाद जास्मिन ने सीधे वंश को कॉल किया। बाद में मिलने पर जास्मिन ने वंश से कहा, तुम्हारे पापा मान गए हैं। ये सुनकर वंश खुश होता हुआ बोला, बहुत बढ़िया। आज ध्रुव को बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। मैं उसे सबक सिखाने जा रहा हूँ। उधर दूसरी तरफ जास्मिन के जाने के बाद तात्या ने अपने बटलर से कहा, ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करो। पर जवाब में बटलर ने कहा, सर, हमने अभी अभी ब्लड मून के लोगों से बात की है। जास्मिन की बात में कुछ सच्चाई थी। जिस पर तात्या ने पूछा, ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन ने आगे क्या कहा? जिस पर बटलर ने कहा, उन्होंने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग इतने नाराज नहीं हैं। सर, आप डायरेक्ट लखन से पर्सनली बात क्यों नहीं करते? बटलर ने तात्या को समझाया। तात्या भी बटलर की बात से अग्री करता था। वो अच्छे से जानता था कि ये अच्छा मौका था। तात्या को एहसास हो गया था कि अगर ये रास्ता काम नहीं करेगा तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता बचेगा और वो था विज़र्ड ऑफ ऑड्स। तात्या ने अपना फोन निकाला, लखन को कॉल मिलाया। कॉल मिलते ही तात्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लखन, हमें बहुत पहले ही कॉल कर लेनी चाहिए थी। लखन ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, हमें कुछ महीने पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। अगर कभी फ्री हो तो ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन में आओ, मिलकर बात करते हैं। जब तात्या ने लखन की बातें सुनी तो वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, अभी से बेहतर कोई समय नहीं है, मैं आज ही आ जाऊंगा। जरूर, यू आर ऑलवेज वेलकम। फोन रखने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि वंश और ब्लड मून संगठन के बीच कोऑपरेशन सही नहीं रहा था, लेकिन जास्मिन ने वाकई अच्छी एडवाइस दी थी। भले ही बिजनेस कोऑपरेशन बर्बाद हो गए हों, लेकिन ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने पर केडिया फैमिली और भी ताकतवर हो जाएगी। तात्या ने पलटकर अपने आदमियों से कहा, ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन जाने की तैयारी करो। उधर वंश भी अपने कमरे में था। उसने घड़ी देखी, 5 बजने वाले थे। उसके पापा ने उसे आखिरी मौका दिया था। आज वो या ध्रुव, दोनों में से कोई एक मारा जाएगा या फिर दोनों ही।
वंश ने जब देखा कि समय हो गया है तो उसने अपने लोगों से कहा। पूरे कुर्क रेगिस्तान की बिजली काट दो और सभी सिग्नल ब्लॉक कर दो। उसके बाद उसने कुछ सोचकर फिर से कहा। 1 सेकंड रुको, सभी सिग्नल डिवाइस को डिस्ट्रॉय ही कर दो। वंश और उसके आदमियों ने तय कर लिया था कि सभी सिग्नल डिवाइस को नष्ट करना ही सही कदम होगा। वंश के बटलर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? वंश ने कॉन्फिडेंटली कहा। बेशक ये मेरे और ध्रुव के बीच की लड़ाई है, क्योंकि ध्रुव और दूसरे लोग नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए मैं उन्हें भी जाने नहीं दूंगा। वैसे भी वंश जानता था कि अब केडिया फैमिली में भी उसके लिए कोई जगह बची नहीं थी। अगर वो वापस गया तो भी केडिया फैमिली के लोग उसे बुरी मौत मारेंगे। तात्या ने जानबूझकर उसे रात तक का टाइम दिया था ताकि मरने से पहले वो अपने दुश्मनों को नर्क भेज सके। ये वंश का आखिरी मौका था। बटलर ने जवाब दिया। ठीक है, मैं समझ गया सर। इतना कहकर वो सिग्नल टावरों को डिस्ट्रॉय करने चला गया। थोड़ी देर बाद बटलर ने लौटकर उससे कहा, सर, आपका कहा पूरा कर दिया है, सारे टावर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वंश खुशी से मुस्कुरा दिया। आज के मौसम विभाग ने भी कहा था कि कुर्क रेगिस्तान में सैंडस्टॉर्म आने वाला था। असली पार्टी अब शुरू होगी। वंश हंसता हुआ बाहर चला गया। बटलर अब भी कंफ्यूज था। उसने मौसम की जांच की थी और जानता था कि तूफान बहुत तेज नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वंश क्या करने जा रहा था। तभी जास्मिन भी आ गई। जास्मिन ने बटलर से कहा, मुझे वापस भेजने का इंतजाम कर दो। तुम अभी जा रही हो? क्यों? बटलर ने सिर झुकाकर इज्जत के साथ कहा। लेकिन मिस्टर केडिया ने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी है, ना ही उन्होंने मुझसे कुछ कहा है। जास्मिन ने बटलर को घूरा। उसके पापा ने मुझे परमिशन दी है। बटलर हक्का बक्का रह गया। उसमें तात्या के ऑर्डर न मानने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत जास्मिन के जाने की तैयारी कर दी। जास्मिन के जाने के कुछ देर बाद वंश भी वापस आ गया। आते ही जास्मिन को न पाकर वंश ने पूछा, जास्मिन कहाँ है? वो पहले ही जा चुकी है। आपके पापा ने उसे जाने की परमिशन दी थी। ये सुनकर वंश को गुस्सा आ गया। उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, वो एक कायर बुज़दिल लड़की है। वंश को गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि इन सब के खत्म हो जाने के बाद वो जास्मिन को भी नहीं छोड़ेगा। तभी बटलर को किसी ने आकर कुछ बताया। बटलर ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर वंश से कहा, सर, सभी लोग तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो बचपन से ही आपके साथ रहे हैं। जिस पर वंश ने मुस्कुराते हुए पूछा, कितने लोग हैं? बटलर ने तुरंत जवाब दिया, 1000 से ज्यादा लोग हैं और सभी पूरी तरह से तैयार हैं। यह सुनकर वंश का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। चलो कत्लेआम शुरू करते हैं। आज कुर्क रेगिस्तान को लाल कर देंगे। असल में यही वंश का असली टारगेट था। उसका इरादा अपने सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करना था। अगर ध्रुव ने किसी को बुलाने की हिम्मत की तो वो सभी को रेत के नीचे दफन कर देगा। सर, बटलर का शरीर कांप उठा और वो हकलाते हुए बोला, कत्लेआम? उन सभी को मारना अच्छा नहीं रहेगा सर। यहाँ ऐसे लोग हैं जो केडिया फैमिली को सपोर्ट करते हैं। हमारे कई बिजनेस पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स और वो कंपनियां भी हैं जिन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लिया है। हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। बटलर के समझाने पर कि वो आम लोगों को कुछ ना करे, वंश ने वहशियों की तरह मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमको लगता है कि आज की इस घटना के बाद भी वो हमारी फैमिली के साथ कोऑपरेट करेंगे? कहना मुश्किल था। इन सब के बाद केडिया फैमिली के रास्ते बंद से हो गए लगते थे। केडिया फैमिली के पास अब केवल एक ही रास्ता था कि वो विज़र्ड ऑफ ऑज का हिस्सा बन जाएं। उनका अंतिम रास्ता बगावत का रास्ता था। गिल फैमिली पहले ही केडिया फैमिली की बढ़ती ताकत पर लगाम लगाना चाहती थी। बटलर भी इस सच्चाई को समझता था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उन सभी को मारना गलत होगा। रेगिस्तान में 200 किलोमीटर से अधिक की ऑफ रोड रेसिंग के बाद किसने सोचा होगा कि उनका इंतजार मौत कर रही होगी। वो लोग केडिया फैमिली के इनविटेशन पर आए थे। वंश ने आदेश दिया, आदेश ऑर्डर पास कर दो कि बिना किसी भेदभाव के सभी को मार डालो। वंश के ऑर्डर के बाद पूरे कुर्क रेगिस्तान में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। तुरंत हंगामा मच गया। यहाँ इकट्ठा हुए सभी केडिया फैमिली के इन्वेस्टर्स थे, लेकिन आज उन पर ही हमला हो रहा था। उनके पास जान बचाने की केवल एक ही जगह थी, रेगिस्तान में छिपकर अपनी जान बचाना। ये देखकर कि वंश अपनी असलियत में आ गया है, ध्रुव मुस्कुराया और उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हें लगता है कि इस तरह का तरीका अपना कर तुम मेरे बराबर हो सकते हो? जिसे सुनकर वंश जोर से हंसते हुए बोला, ध्रुव, इस बार तुम मेरे जाल में फंस गए हो। मैंने इस बार केडिया फैमिली से बहुत से लोगों को बुलाया है, लेकिन उनमें से हर एक को बहुत सावधानी से चुना था। केडिया फैमिली के असली मेंबर्स यहाँ नहीं हैं।
ये सिर्फ एक शो है जो हमने तुम्हारे लिए लिखा है और तुम बस इस जाल में फंस गए हो। हमें बहुत पहले से ही पता था कि हरमन तुम्हारे पापा हैं और विज़र्ड ऑफ ऑड्स उनको बेसब्री से ढूंढ रहा है। अगर तुम जीना चाहते हो तो अभी मेरे सामने घुटने टेक दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ की सभी लड़कियों को आज बता दूंगा कि टॉर्चर और वायलेंस क्या होता है। वंश ऊंचाई पर खड़ा था और अपने लोगों की ओर देखकर वो किसी राजा की तरह चिल्लाया, उन सभी पर अपनी नजर रखो, सभी आदमियों को मार डालो और सभी औरतों को जिंदा रखना। पार्टी शुरू होने वाली है। उसके बोलने के बाद वहां मौजूद सभी लोग बेचैन हो गए। वो सभी डरे हुए थे। जैसे ही वंश ने अपनी बात खत्म की, बटलर ने उससे कहा, सर, ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक रमोना शेट्टी को हमें नहीं सौंपा है। अभी वंश के पास रमोना शेट्टी की परवाह करने का ना समय था ना मूड, इसलिए उसने बस ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उन सभी को मारना जरूरी है। माहौल में अफरा तफरी थी। तभी ध्रुव जसविंदर की ओर मुड़कर बोला, जसविंदर, हमला करो। ध्रुव की बात सुनते ही जसविंदर वंश की ओर दौड़ा। वो अच्छे से जानता था कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले लीडर पर हमला करना चाहिए, लेकिन जसविंदर को वंश के करीब पहुंचने से पहले बहुत सारे लोग दिखाई दिए और उन सभी के हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। इतने सारे लोग थे, वो किसी देश की आर्मी की तरह लग रहे थे। सभी ने अपनी जंजीरें जसविंदर पर डाल दी। ये एक तरह का पिंजरा था जिसमें जसविंदर कैद हो गया था। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जसविंदर जैसे फुर्तीले इंसान को भी संभलने का मौका नहीं मिला। जसविंदर जंजीरों में फंस गया था और वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और उसके छटपटाने से जंजीरें और भी कसती जा रही थीं। वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, जंजीरों पर कांटे हैं, उन पर जहर लगा है। अगर तुम्हें अभी भी डर नहीं लग रहा है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। जसविंदर ने भी जंजीरों पर लगे जहर को देखा। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। उसने गुस्से में अपनी आंखें वंश पर टिका दी। ऐसा लग रहा था कि वंश उससे निपटने के लिए बहुत पहले से तैयारी करके बैठा था। वंश ने खड़े होकर सभी को आदेश दिया, दूसरों को वार्निंग देने के लिए जसविंदर को मार डालो। वंश का ऑर्डर मिलते ही उसके सभी चेले चपाटियों ने अपनी सारी ताकत जसविंदर पर लगा दी। जसविंदर दर्द से चिल्ला रहा था। जहर उसके शरीर में समा गया था। जसविंदर! ध्रुव ने जब ये देखा तो उसकी ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। जहर के असर से जसविंदर का शरीर तुरंत ही बैंगनी पड़ गया था। वो मौत के करीब था। ध्रुव घबरा गया था। समझदारी कहती थी कि ऐसे में वहां से भागना ही समझदारी थी। जसविंदर के लिए वंश ने काफी पहले से प्लान बना रखा था। उसके पास जाने पर ध्रुव भी उसकी चपेट में आ जाता। ध्रुव जसविंदर से बहुत दूर था। इससे पहले कि वो भाग पाता, वाइपर भी आ गया। वाइपर हवा में उछला। उसके हाथ में ब्लेड था। वो जसविंदर के शरीर पर लगी लोहे की चेनों को काटना चाहता था। उसे देखकर वंश ने कहा, तुम सही समय पर आए हो। मेरे पास कई एक्सपर्ट हैं। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है ध्रुव। जैसे ही वाइपर आगे बढ़ा, काले कपड़ों में कई लोग अचानक से उसके चारों ओर आकर खड़े हो गए। वंश ने अच्छा प्लान बनाया था। उसने सारे सिग्नल तबाह कर दिए थे। अब कोई किसी को फोन तक नहीं कर सकता था। साथ ही वंश ने चारों ओर लोगों को घात लगाए बैठा दिया था। जसविंदर का शरीर पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी स्किन बैंगनी से काली पड़ने लगी थी। जसविंदर बुदबुदाया, ये कैसा जहर है? वो अपना शरीर हिलाना चाहता था, लेकिन जहर के कारण वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जसविंदर की हालत देखकर वंश ने मुस्कुराते हुए कहा, भागने के बारे में मत सोचो। यह हमारी फैमिली का सीक्रेट हथियार है। कोई भी इस जहर का इलाज नहीं कर सकता। ये देखकर कि जसविंदर अब कुछ नहीं कर सकता, वंश जोर से हंसा। पार्टी शुरू हो गई है, चलो मजे करो। पर जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पूरे अखाड़े में गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये देखकर ध्रुव ने पीछे मुड़कर निहाल से पूछा, क्या वो लोग आ गए हैं? निहाल ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है। सिग्नल कट गए हैं। कनिष्क के आदमी सिग्नल ठीक कर सकते हैं, पर इसमें उनका काफी समय बर्बाद हो जाएगा। ध्रुव ने निहाल को समझाते हुए कहा, पहले तुम कहीं छिपने की जगह ढूंढो और मैं जाकर जसविंदर को बचा लूंगा। फिर उसने जसविंदर के शरीर पर घावों से बहते खून को देखा। खून काला पड़ गया था। वहीं इस लड़ाई से कुछ दूरी पर हेलकैट बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने गुस्से में दांत किटकिटाते हुए कहा, वंश की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी पर हमला करने की?
हेलकैट इतने गुस्से में थी कि वो तुरंत वंश को सबक सिखाना चाहती थी। उसने अपने बगल में बैठी अपनी जूनियर से पूछा, मेरे लोगों के आने में कितना समय लगेगा? उसके बगल में बैठी किलर टीम की लड़की ने जवाब दिया, हेलकैट, ये बहुत मुश्किल है। हमारे लोगों को यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम केवल कुछ ही लोगों को अंदर ला सकते हैं। हेलकैट जैसी समझदार और एक्सपीरियंस्ड किलर भी इस मौके पर अपनी सारी समझ खो चुकी थी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। केडिया सरनेम वाले हर शख्स को मौत मिलनी चाहिए, समझ गई? यस मैम। हेलकैट के बगल में बैठी लड़की ने जवाब में कहा। उसके पास वो लाल ड्रेस वाली लड़की भी थी जिसका पीछा करते करते हेलकैट यहाँ पहुँच गई थी। लाल ड्रेस वाली लड़की के साथी ने कहा, मैम, मुझे लगता है कि वंश ने अपने सभी लोगों को घात लगाने का ऑर्डर दिया है। उसके पास बहुत लोग हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। लाल ड्रेस वाली लड़की ने सख्त अंदाज में कहा, जो कर सकते हो वो करो, मैं ध्रुव को चोट नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ वंश इस खूनी खेल से खुश था। केडिया फैमिली को अपने सभी दुश्मनों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए था। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई जिसे सुनकर फाइटिंग एरिना में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ईस्ट साइड की दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया था। शायद किसी ने ग्रेनेड से हमला किया था। इस आवाज के साथ ही शांति छा गई। पूरा अरीना इतना शांत था कि पिन गिरने तक की आवाज सुनी जा सकती थी। वंश को भी भरोसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि कनिष्क अपनी आर्मी के साथ आ गया था। वंश ने अपनी जिंदगी में कई लड़ाइयां लड़ी थी, विदेशों में भी कई मिशन पूरे किए थे, लेकिन वो कभी डरा नहीं था। लेकिन आज उसका अपोनेंट लड़ाई के मैदान में एक टैंक लेकर आ गया था। उसके आते ही वंश को एहसास हो गया था कि उसने कनिष्क को ध्यान में रखकर तैयारी नहीं की थी। कनिष्क ने आते ही सभी को धमकाते हुए कहा, देखें तो कौन हमसे टकराना चाहता है। तुम लोग कोशिश करके देख लो, अभी पता चल जाएगा कि तुम लोग ज्यादा ताकतवर हो या हम। वंश डर गया था। वो सभी सोच भी नहीं सकते थे कि ध्रुव अपने साथ इतने लोगों और इतने सारे एक्सपर्ट्स को लेकर आएगा। उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसका और ध्रुव का लेवल बराबर नहीं था। कनिष्क ध्रुव को सपोर्ट कर रहा था, जिसे देखकर वंश इतना डर गया कि उसके पैर कमजोर हो गए और वो सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कनिष्क के लोग वंश की टीम से ज्यादा ताकतवर और रूथलेस थे। ये साफ हो गया था कि दोनों के बीच अब बराबरी की जंग नहीं रह गई थी। कनिष्क को आते हुए देखकर ध्रुव ने उसकी ओर देखकर हाथ हिलाया। कनिष्क ने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया और पूछा, क्या तुम लोग ठीक हो? हाँ, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और करते तो कहा नहीं जा सकता था। कनिष्क लड़ाई के मैदान में बीच में आता हुआ बोला, कुर्क रेगिस्तान बहुत बड़ा है, हमें यहाँ पहुँचने में समय लग गया। फिर सभी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम में कोई हिलना मत, नहीं तो गोलियों से भून दिए जाओगे। मैदान के चारों ओर एडवांस मशीनों की गोलियों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। इसके अलावा टैंक्स की आवाजें भी आ रही थीं। मैदान में मौजूद सभी लोग ये नजारा देखकर डर गए। टैंक सब कुछ धूल में बदलते जा रहे थे। वंश को भी सरेंडर करना पड़ा। वंश को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में थरथराते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? तभी कनिष्क वंश के पास आकर उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने आदमियों से कहो कि हथियार डाल दें, नहीं तो आज यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वंश की बातें सुनकर सभी पूरी तरह चौंक गए थे। वो इस हद तक डर गए थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वंश भी जानता था कि कनिष्क मजाक नहीं कर रहा था। कनिष्क ने वंश के कंधे को थपथपाते हुए आगे कहा, बेशक तुम मेरी बात न मानो, तुम्हारी मर्जी पर एक बार सोच लो, क्या तुम्हारे लड़के हमारे सामने 5 मिनट भी टिक पाएंगे? वो वंश की ओर देखने लगा। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। वंश ने घबराहट में सांस ली। उसका पूरा शरीर इस समय पसीने से भीगा हुआ था। उसके बाद उसने थोड़ा ऊपर देखा। उसके सामने एक तोप की नली उसके सिर को निशाने में ले चुकी थी। क्यों? वंश ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, ध्रुव ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं जो तुम उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें दुगना या उससे भी ज्यादा दे सकता हूँ। कनिष्क ने हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, उसने हमें पैसे नहीं दिए, लेकिन ये भी सच नहीं है। वंश कनिष्क की बात का मतलब समझ नहीं पाया तो कनिष्क ने आगे कहा, उसका पैसा हमारे लोगों का है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी होगी। ये सुनकर वंश को लगा कि कनिष्क बहुत बेवकूफ है, क्योंकि उसका जवाब बहुत ही बेवकूफी से भरा था। क्या सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए इतनी बड़ी आर्मी लाने की जरूरत थी? वंश ने फिर ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, स्मार्ट मूव। ये नॉर्मल है, तुम कमजोर होने के लिए खुद को ब्लेम कर सकते हो। मेरा बस अच्छा समय आया ही था, लेकिन तुम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। अगर मूड में होता तो तुम्हें और भी बहुत से मूव दिखा सकता था।
वंश ने अपना सिर नीचे किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हार मान रहा हो, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया उसकी आंखों में मौत नाचने लगी। उसका इरादा खतरनाक था। उसने सीधे ध्रुव पर अपने खंजर से हमला कर दिया। कनिष्क कुछ दूर पर था। उसने ध्रुव को वार्न किया। ध्रुव, केयरफुल। वंश ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। और इसके साथ ही उसने अपना खंजर ध्रुव की छाती में घोंपना चाहा, पर ध्रुव ने भी फुर्ती से वंश के हाथ से खंजर पकड़ लिया। पर वंश के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। अचानक उसके दूसरे हाथ में एक पिस्टल दिखाई दी। उसका खंजर वाला हाथ ध्रुव ने पकड़ रखा था और अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ। वंश ने गोली चला दी। ध्रुव ने जितना हो सका बचने की कोशिश की, लेकिन वंश के हाथ बहुत लचीले थे और ध्रुव बच नहीं पाया। उसकी गोली सीधे ध्रुव के पेट में लगी। जब वंश ने देखा कि ध्रुव को गोली लगी है तो उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वो हंसते हुए बोला, अब नर्क में जाओ। हेलकैट ये सीन देखकर गुस्से से चिल्लाई, नरक में तो तुम्हें जाना चाहिए। इसी के साथ हेलकैट के हाथ में एक बिजली सी चमकी और तुरंत ही वंश की पीठ से खून बहने लगा। वंश कुछ रिएक्ट करता तब तक हेलकैट ने अपने चाकू से उसकी गर्दन उड़ा दी थी। वंश की गर्दन दूर जा गिरी। उसका सिर कटा धड़ फड़फड़ा रहा था। हेलकैट ने वंश को मारने के बाद ध्रुव से पूछा, क्या तुम ठीक हो? ध्रुव के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उधर वंश की मौत के बाद लड़ाई के मैदान में भगदड़ मच गई। वंश की टीम बिना लीडर के जानती नहीं थी कि अब क्या करे। कनिष्क की ताकत के सामने कोई कुछ नहीं कर सका था। उन्होंने हथियार डाल दिए थे। ध्रुव ने हेलकैट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। जब उसने ध्रुव को देखा तो उसका दिल अचानक से नर्म पड़ गया। हेलकैट ने फिर से पूछा, तुम उसकी गोली से बच सकते थे, तुमने कोशिश भी नहीं की, ऐसा क्यों किया? ये पूछने के बाद उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और तभी उसे एहसास हो गया था कि ध्रुव ने खुद को क्यों नहीं बचाया था। वो लाल ड्रेस वाली लड़की ध्रुव के ठीक पीछे थी। अगर ध्रुव जरा सी भी गलती करता तो शायद वंश की गोली उसे लग जाती। इस एहसास के बाद हेलकैट के चेहरे पर उदासी छा गई और वो थोड़ी नाराज थी। उसकी वजह से ध्रुव अपनी जान भी देने को तैयार था। हाँ। जब हेलकैट ने ध्रुव के पीछे लाल ड्रेस वाली लड़की को देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। नाराजगी से उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी हो गई थीं।